हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग साइंस का क्लास शुरू किए हैं और जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका एक पार्ट यानी एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, जिसमें हम पढ़े थे रासायनिक समीकरण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदला जाता है। लेकिन उस क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाकी का जो बचा रह गया है हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको परिभाषा और उदाहरण के साथ हम समझेंगे और जानेंगे कि यह क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व और यौगिक मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ बनाता है, जो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, तो वैसे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक एक करके हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा होगा जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का मतलब हम समझ सकते हैं तत्व या यौगिक मिलकर एक भिन्न गुण वाला एकल पदार्थ का निर्माण करता है तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें दो छोटे तत्व या यौगिक मिलकर एक चीज का निर्माण करता है, यानी दो हल्की चीजें मिलकर एक जटिल चीज का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर इसे हम समझ सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को मिलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो सरल चीज मिलकर, दो सरल पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह कैसा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। और भी उदाहरण हो सकता है इसका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो ये अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इस तरह आइए और भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अगला है
नंबर 2 में पढ़ते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें इसका परिभाषा होगा कि जब कोई एकल पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर दो या अधिक सरल पदार्थ, यहाँ पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक होगा, का निर्माण करता है तब ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, उदाहरण के तौर पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में को जब गर्म किया जाता है, जब इसमें गर्मी पड़ता है तो यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट पर गर्मी पड़ता है, यहाँ में लिख सकते हैं ऊष्मा पड़ता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ के पत्तों में जल जो है जब टूटता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अर्थात एक पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाए तो ऐसे क्रिया को हम वियोजन या अपघटन क्रिया कहते हैं। आइए इसके बाद वाले देखते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका परिभाषा होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक से उसके आयन या किसी अवयव
विस्थापित कर दे, विस्थापित कर दे, तब वह विस्थापन, तब वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक से यौगिक के किसी अवयव को विस्थापित कर देता है, यानी उससे बाहर करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे जिंक जो है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ ये तत्व है जिंक और कॉपर सल्फेट एक यौगिक है। जिंक से जब इसमें अभिक्रिया होगा तो कॉपर जो है बाहर हो जाएगा और कॉपर की जगह जिंक आ जाता है, कॉपर बाहर होता है। तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, बाहर कर दिया, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ यह चीज की जानकारी मिल रही है, इससे यह पता चल रहा है कि कॉपर को विस्थापित करने का मतलब है कि जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, और इस अभिक्रिया में जो तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, तो जो विस्थापित कर रहा है वो ज्यादा क्रियाशील है, और जो विस्थापित हो रहा है वो उसके अपेक्षा कम अभिक्रियाशील। तो ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कहेंगे कि इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब अदला बदली, विनिमय कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसे रासायनिक, अच्छा उसमें लिख चुका है कि वह निर्माण करते हैं, तब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण होगा Na2SO4 प्लस BaCN2। यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है दो यौगिक हैं। जब अभिक्रिया होगा तो बेरियम जो है यहाँ सोडियम को विस्थापित कर देगा और सोडियम बेरियम, अर्थात ये हो जाएगा BaSO4 प्लस
Na2Cl2। ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर से एक बार इसको समझते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसका उदाहरण होगा। आइए अगला पढ़ते हैं। आइए अगला अभिक्रिया देखते हैं। अगला अभिक्रिया है उपचयन। पांचवा होगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया इस अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आधारित होता है। ऐसे अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में कमी होता है, और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है ऑक्सीडेशन। लिखते हैं इसमें लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी हो तब ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें देखेंगे कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि श्वसन जो है, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि और भी जितना भी ऑक्सीडाइजेशन अभिक्रिया होती है, जितना भी ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया होती है, वो सभी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को अगर हवा में जलाएं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं है, अभिक्रिया के बाद इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो गया, इसीलिए इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यहीं पर अगर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन में कमी हो जाए तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऑक्सीजन का योग हो और नहीं तो हाइड्रोजन में ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। आइए अगला इसके ठीक विपरीत है, उसको पढ़ते हैं। अगला है अपचयन।
अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। इसमें ऑक्सीजन में कमी आता है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके विपरीत इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होगा और ऑक्सीजन में कमी आएगा। जैसे इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी या ह्रास तथा हाइड्रोजन में वृद्धि हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपचयन और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उपचयन में जहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था, वहीं अपचयन में ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, और उपचयन में हाइड्रोजन में कमी हो रहा था, तो अपचयन में हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है। इसका उदाहरण होगा, उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएगा तो ये जो है कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण होता है। अर्थात कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन में कमी आ गया। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया? ऑक्सीजन जो है कम हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर हो गया और केवल कॉपर बन गया, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। आइए एक और दोनों से मिलता जुलता एक अभिक्रिया होता है, उपचयन और अपचयन दोनों से मिलता जुलता एक अभिक्रिया होता है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसे साथ हो तो रेडॉक्स, तो उससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसको समझते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन
और अपचयन दोनों एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको कैसे समझें? पिछला ही उदाहरण लेते हैं कि CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन बाहर हो गया है, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन में कमी होगी। तो जब ऑक्सीजन में कमी होगा तो उसे हम अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। ऑक्सीजन में वृद्धि, तो जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो उसे हम उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो एक ही समीकरण में, एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है। तो एक ही साथ जब दोनों होगा तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से एक बार समझते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, और इसके ठीक विपरीत एक होगा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। दोनों को पढ़ते हैं एक साथ। समझते हैं पहले कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके ठीक विपरीत जिस अभिक्रिया के लिए, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, यानी उसमें ऊष्मा देना पड़ता है तब वह रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी से मतलब ही सोखता है। ऊष्मशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता है। दोनों को लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। निष्कासन को उत्सर्जन भी लिख सकते हैं। निष्कासन या उत्सर्जन होता है, उससे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण होगा, इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमारा शरीर जो है गर्म रहता है, यानी श्वसन के कारण ही हमारा शरीर गर्म रहता है। हम यह भी देखते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है यानी सांस नहीं लेता है उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि श्वसन के कारण ही हमारा शरीर गर्म रहता है, मतलब श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। और यह भी देख सकते हैं कि जब भी हम जल में चूना मिलाते हैं तो उसका जो मिश्रण है वो गर्म हो जाता है,
और वह एक यौगिक का निर्माण करता है, तो हम लिख सकते हैं कि चूना चूना और जल जब मिलता है तो कली चूना बनता है, कली चूना। तो यह जो है अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके लिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण हो सकता है भोजन का पकना। भोजन पकाने के लिए जो अभिक्रिया होती है उसमें हम ऊष्मा उसे देते हैं, बिना ऊष्मा का वह अभिक्रिया नहीं हो सकता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और इसी प्रकार का एक दूसरा है वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। और इसका एक प्रकार होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो दोनों को समझते हैं। इसमें हम कहेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया पूर्ण होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसके लिए प्रकाश आवश्यक हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो संभव होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जो पूर्ण होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं। इसका उदाहरण हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मिलता है तो HCl का निर्माण कर लेता है। तो ये सब एक उदाहरण है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलता है तो क्लोरीन HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अगला होगा वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया या वैद्युत रसायन अभिक्रिया।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्ण होता है, उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए विद्युत धारा आवश्यक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए विद्युत धारा आवश्यक है उसे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ज्यादातर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया से हम मेटल को पेंट करते हैं। सोने का अगर पानी चढ़ाना है तो वो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया से कराया जाता है, या किसी धातु का जो घोल है उससे हमको धातु अलग करना पड़े तो उसमें भी हम वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण होगा कि जल का जब आयनीकरण किया जाता है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो यह वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस तरह हम लगभग 9 या 10 सभी अभिक्रियाओं को बारी बारी से पढ़ें, उनका परिभाषा समझें और सबका उदाहरण जानें। तो इस तरह हमारा रासायनिक अभिक्रिया और उसके जो प्रकार हैं वो समाप्त होता है। और इसके बाद इस चैप्टर में 2 और भी टॉपिक दिया है जो अभिक्रिया पर आधारित है, रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जिसमें पहला है संक्षारण। तो उसका पहला टॉपिक है संक्षारण। और संक्षारण को साधारण भाषा में हम जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लगना। हम देखते हैं कि लोहा को अगर खुले अवस्था में छोड़ दिया जाए तो जो लोहा है, कोई जो धातु है, वो अम्ल, वायु और जलवाष्प के संपर्क में आकर उसका ऊपर जो एक परत जम जाती है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, और यही घटना या यह प्रक्रिया जो है संक्षारण कहलाती है। संक्षारण से जो है हमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। हम जो घर बनाते हैं, जो पुल बनाते हैं, या धातु के जितने भी यंत्र हम बनाते हैं, समय के साथ वह संक्षारित हो जाती है और उसमें जंग लग जाता है। कुछ समय के बाद हमें नया यंत्र या नया मकान या नया पुल बनाना पड़ता है। तो संक्षारण जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत ही हानिकर है और इसके चलते हमें लगातार कार्य करते रहना पड़ता है। तो संक्षारण आखिर होता क्यों? कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। कुछ धातुओं में यह ज़्यादा तेजी से होता है और कुछ धातुओं में धीरे धीरे होता है। जिन धातुओं में संक्षारण की क्रिया नहीं होती है वे धातुएं महंगी होती हैं। जैसे सोना के महंगा होने का कारण है कि सोना की जो क्रियाशीलता है वो अत्यंत कम है, वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इस कारण न तो उसके ऊपर कोई परत जमती है, न जंग लगता है, और वो हमेशा चमकीला बना रहता है। तो सोना का निष्क्रिय होना यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करना उसके मूल्य को क्या करता है? बढ़ा देता है।
तो जानेंगे कि संक्षारण क्या है, तो लिखेंगे इसका परिभाषा होगा कि जब जब कोई धातु धातु में ज्यादातर हम लौह लोहा को मानते हैं, लौह लेते हैं, लौह वायुमंडल में वायु, जल और अम्ल के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जिससे उसके ऊपर एक परत जम जाती है। इसे जंग लगना भी कहते हैं, इसे जंग लगना भी कहते हैं। और इससे हमें बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम धातुओं को पेंट करते हैं, ताकि धातु का संपर्क सीधे सीधे जल और वायु से न हो। जल और वायु के संपर्क में आने के कारण धातु संक्षारित होता है। पेंट करके हम उसे बचा सकते हैं, या उसके ऊपर एक ऐसे धातु का परत चढ़ा दें जो संक्षारित नहीं होता है, तो भी वह बच सकता है। तो धातुओं को बचाने के लिए हम उसके ऊपर निकेल का परत या जिंक का परत भी चढ़ा देते हैं, जिससे वह संक्षारित होने से बच जाती है। धातु संक्षारित तभी होता है जब वह वायु और जल दोनों एक साथ संपर्क में आता है, तो संक्षारित होता है। अकेले यानी धातु अकेले वायु के संपर्क में रहे या अकेले जल के संपर्क में रहे, तो वह संक्षारित नहीं हो सकता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब हम खराब से ले सकते हैं, और गंध तो समझते ही हैं, अर्थात हम अपने घरों में वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक, 2 या 3 दिनों तक खुले में छोड़ दें, या गर्मी का मौसम हो तो 2 ही दिन में वह तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण उसमें उपचयन अभिक्रिया हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, जिससे उस खाद्य पदार्थ का गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है, और यह प्रक्रिया या यह घटना जो है विकृत गंधिता कहलाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर विकृत
गंधित हो जाते हैं, हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया या यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इससे भी बचाने के लिए, इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण वाली जो कंपनियां होती हैं वह चिप्स या वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ को भरते समय उसमें निष्क्रिय वायु भर देती है, जो उस पदार्थ को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे वह महीनों तक चल सकती है। वही पदार्थ हम अपने घर में यदि रखते हैं तो वह जल्दी ही खराब हो जाती है, जबकि पैकेट में वह महीनों तक चल जाती है। इसका कारण है कि वह खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में नहीं आता है। और देखते हैं कि विकृत गंधिता, हम यह समझते हैं कि विकृत गंधिता जो है के कारण, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज जो है टेम्परेचर को कम बनाए रखता है, जिससे वह ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह धीमा हो जाती है और हमारा खाना जो है खराब होने से बच जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि क्लास 10 का साइंस का जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हम सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए हैं। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।